गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू द सेशन। कैसे हैं आप सब लोग? आ रहा है कल हमारा ऑडिट का सेशन वन था, लेक्चर वन था, जिसमें हमने बेसिकली ये समझा कि ऑडिट मैम क्या होता है, ऑडिट हमें कैसे पढ़ना है, पेपर पैटर्न क्या रहेगा मैम। पेपर पैटर्न हमने कल देखा था, राइट? पेपर पैटर्न कैसा रहेगा? पेपर पैटर्न विल बी योर फ्रॉम 100 marks, the first 30 marks will carry MCQ, right? And second 15 marks will be your true and false based. Just a second. Hello. Okay. So second portion of 15 marks will be a true and false based portion, and remaining your 55 marks will be your descriptive pattern. ठीक है? सो कल की क्लास में हमने देखा था कि ऑडिट क्या होता है मैम। ठीक है, हमने हमारा छोटू वाला एग्जाम्पल भी लिया था, जिसमें हमने छोटू छुट्टी पे था, तो अप, हम गए थे मार्केट से काम करने एंड हम सामान लेकर आए। छोटू को बोला सामान लेके आने के लिए, छोटू सामान लेके आया, सामान को चेक किया। ठीक है, दैट चेकिंग इज नथिंग बट व्हाट? ऑडिट, जिसके अलग अलग सिनोनिम्स हैं, अलग अलग पर्यायवाची हैं। क्या थे, हमने क्या देखे थे कल? बोलिए चलो। डिवाइस, हाँ, ठीक है। सो इट वॉज बेसिकली, आप चाहे चेकिंग कर रहे हैं, चाहे वेरिफिकेशन कर रहे हैं, चाहे एग्जामिन कर रहे हैं, ठीक है, चाहे स्क्रूटनाइज कर रहे हैं, इवेल्युएट कर रहे हैं, एवरीथिंग इज नथिंग बट व्हाट? ऑडिट। ठीक है, देन हमने एक हमारा बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से एग्जाम्पल लिया था। ठीक है, बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से हमने जो एग्जाम्पल लिया था, उसके अंदर हमने क्या देखा था? उसके अंदर हमने मैम ये देखा था कि जब भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स से, ठीक है, हम अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना रहे हैं, तो वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में देयर इज ऑलवेज ह्यूमन इंटरवेंशन। ठीक है, ह्यूमन एनर्जी इन्वॉल्व है, एंड इफ दैट ह्यूमन एनर्जी इज इन्वॉल्व, राइट, अगर ह्यूमन इंटरवेंशन है, देयर आर चांसेस कि एरर्स हो सकते हैं, हो सकते हैं। ठीक है, एरर्स हो सकते हैं मैम। ठीक है, अगर एरर्स हो सकते हैं तो एरर्स से उस बिजनेस के जो स्टेक होल्डर्स हैं, ठीक है, स्टेक होल्डर्स को क्या हो सकता है मैम? नुकसान हो सकता है, लॉस हो सकता है, रॉन्ग डिसीजंस मेकिंग हो सकती है। ठीक है, ये सारी चीजें मैम ना हो, ये सारी चीजें, इन सारी चीजों को रोकने के लिए क्या होता है? ऑडिट करवाई जाती है, राइट? तो जिससे हमने कल क्या देखा था? डेफिनेशन, वी वर ऑन डेफिनेशन ऑफ ऑडिट, विच सेज एन ऑडिट इज एन इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन। इंडिपेंडेंट क्यों होता है? बिकॉज it should be free from any sort of burden or any sort of influence, right? Examination means आपको check करना है, examination, checking, verifications, all synonyms of audit, right? Examination of financial information, ठीक है। अभी हम मैम financial information क्यों check करते हैं भाई? अगर audit होती है तो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन ही चेक करेंगे ना, लोगों की तबीयत के बारे में तो नहीं पूछेंगे, राइट? तो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को अपन को चेक करना है। किसकी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन मैम? एंटिटी की। अभी वो एंटिटी क्या हो सकती है? कौन कौन सी हो सकती है? एंटिटी कैन बी आपकी पार्टनरशिप फर्म हो सकती है, सोल प्रोप्राइटर हो सकती है, इट कैन बी अ कंपनी, एलएलपी, लोकल अथॉरिटी। ठीक है, चाहे वो क्या हो? प्रॉफिट ओरिएंटेड हो या प्रॉफिट ओरिएंटेड नहीं हो, चाहे वो छोटी कंपनी हो, ठीक है, चाहे वो छोटी एंटिटी हो, चाहे वो बड़ी एंटिटी हो। मींस मैम यहाँ पे क्या साइज मैटर नहीं करता है? एब्सोल्युटली साइज इज इररेलेवेंट। आपकी छोटी कंपनी है, बड़ी कंपनी है, इट इज एब्सोल्युटली इररेलेवेंट। ठीक है, एंड लीगल फॉर्म, लीगल फॉर्म अगेन कि आपकी कंपनी है, फर्म है, एलएलपी है, ठीक है, उन सब का एग्जामिनेशन कंडक्ट किया जाता है। एग्जामिनेशन भी मैम कौन सा? इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन, ताकि क्या कर सके? हम अपने ओपिनियन दे सके। ठीक है, उस फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन के ऊपर हम अपने ओपिनियन को एक्सप्रेस कर सके। ठीक है, बता सकें कि हमने जो मैम ये फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन चेक करी है, क्या ये फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन ट्रू एंड फेयर है? ठीक है, ऐसा तो नहीं कि फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन के अंदर कोई झोल हो रहा है। ठीक है, यही सारी चीजें चेक करने को क्या बोलते हैं मैम? यही सारी चीजों को चेक करने के लिए हम बोलते हैं ऑडिट, राइट? ठीक है, सो बेसिकली कल हमने क्या देखा था? कीवर्ड्स देखे थे, कीवर्ड्स हमने इसकी डेफिनेशन के साथ रिवाइज कर लिए हैं, एंड देन व्हाट वी
took in the last lecture was कि अगर ऑडिटर कोई भी ऑडिट अंडरटेक करता है, ठीक है, अगर वो कोई भी ऑडिटर ऑडिट अंडरटेक कर रहा है तो वो किस किस चीजों से खुद को सेटिस्फाई करेगा। यहाँ पे ऑडिटर के सेटिस्फैक्शन की बात क्यों आ रही है मैम? सी, ऑडिटर के सेटिस्फैक्शन की यहाँ पे बात इसलिए आ रही है बिकॉज जो पर्सन ऑडिट कर रहा है, मींस जो पर्सन आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स को चेक कर रहा है, ठीक है, उसको अपना ओपिनियन एक्सप्रेस करने के लिए, ठीक है, ओपिनियन क्या एक्सप्रेस करेगा कि आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स ट्रू या फेयर है या नहीं, ठीक है। अभी वो ओपिनियन एक्सप्रेस करने के लिए आपको सेटिस्फाइड तो होना पड़ेगा ना कि यार जो मैं चीज चेक कर रहा हूं क्या वो चीज सही है या नहीं, ठीक है। तो हमने कल क्या देखा था कि आप पहले ये चेक करोगे कि उनके अकाउंट्स जो हैं, ठीक है, उनके अकाउंट्स को ड्रॉ किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, राइट। जो हमने कल देखा था फर्स्ट वाज कि आपके अकाउंट्स को बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अकॉर्डिंग ड्रॉ किया गया है, आपकी एंट्रीज आर प्रॉपरली बैक्ड अप बाय द सपोर्टिव एविडेंसेस, ठीक है, मींस कोई ट्रांजैक्शन है उनकी प्रॉपर एंट्री पास हो रही है, उन ट्रांजैक्शन का बैकअप है, ठीक है, बैकअप एविडेंस है, अप्रोप्रिएट एविडेंस है, राइट। देन थर्ड हमने देखा था कंपाइलेशन, मींस ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपकी कुछ एंट्रीज हैं, ठीक है, जिनको बुक्स ऑफ अकाउंट्स में पास नहीं किया गया, या ऐसी कुछ बुक्स ऑफ अकाउंट्स में इंफॉर्मेशन है जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में नहीं है, एंड इट कैन बी अ वाइस वर्सा कि आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में है बट इट इज नॉट देयर इन योर बुक्स ऑफ अकाउंट्स, राइट। तो ये बोथ वे था जिसका हमने याद करने के लिए एक मेमोरी टेक्निक क्या बनाई थी, इट वॉज ACE, एस, ठीक है, एस, एंड द सेकेंड वन वॉज फिट। तो फिट हमने क्या देखा था, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अकाउंट्स, ठीक है, जिसके अंदर क्या है, इंफॉर्मेशन है और वो इंफॉर्मेशन क्या है, ट्रू और फेयर पिक्चर डिपिक्ट कर रहे हैं, ठीक है। इसको याद करने का मैम हमने तरीका कल देखा था, इट इज एस फिट, A stands for account, C stands for compilation, E stands for entry, and ACE is fit. Fit stands for fit is financial information, financial statements के accounts. इन accounts के अंदर क्या है मैम, इन accounts के अंदर information है, क्या ये information मैम true and fair है? Yes, ये क्या information true और fair picture depict करती है या नहीं, right? तो कल के सेशन में हमने बेसिकली यहां तक सारी चीजें कंप्लीट की थी। तो यहां तक किसी को कोई डाउट, यहां तक किसी को कोई डाउट? हमने कल जो भी चीजें देखी थी इट वाज वेरी बेसिक। इस चैप्टर को स्टार्ट करने के लिए मैंने कहा था भूल जाओ कि अभी हम ऑब्जेक्टिव्स की आज की क्लास में क्या कर रहे हैं, बात भी कर रहे हैं। वी आर बेसिकली ओनली कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन नेचर, ठीक है। इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट का नेचर क्या है, इट इज अ थियोरेटिकल सब्जेक्ट, राइट। थियोरेटिकल सब्जेक्ट है जिसका एप्लीकेशन क्या है, इट इज 100% व्हाट, प्रैक्टिकल, राइट। किसी को कोई डाउट? एक बार वापस ऑडिट की डेफिनेशन रिवाइज करते हैं। ऑडिट क्या है? ऑडिट मैम एक इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन है। इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन किसका? फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का। फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन कौन सी? किसी एंटिटी की। अब वो एंटिटी क्या हो सकती है मैम? प्रॉफिट ओरिएंटेड हो सकती है या नहीं भी हो सकती है, छोटी एंटिटी हो सकती है, बड़ी एंटिटी हो सकती है, या उसका कोई भी लीगल फॉर्म हो सकता है, ठीक है। और ये एग्जामिनेशन किया जा रहा है विद अ व्यू टू एक्सप्रेस एन ओपिनियन, ठीक है। अपना ओपिनियन उस फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन पे एक्सप्रेस करने के लिए हम ये सारा एग्जामिनेशन अंडरटेक कर रहे हैं, राइट। ओके, सो जस्ट मूविंग अहेड इन दिस सेशन, अपन आज देखेंगे, ठीक है। सो नेचर की बात हमने कल कर ली थी, राइट। नेचर की बात हमने कल की थी। आज हम स्टार्ट करेंगे ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ऑडिट, ठीक है। चलो आप सब एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है। आप सबका क्या ऑब्जेक्टिव है अभी लाइफ में? व्हाट इज योर ऑब्जेक्टिव, व्हाट इज योर पर्पस इन लाइफ राइट नाउ? क्या? ओके, योर सो बेसिकली योर पर्पस इज कि हाँ मैम हमें तो एग्जाम्स देने हैं, अभी क्लासेस कर रहे हैं, मजे मजे से पढ़ रहे हैं, ठीक है, मजे से पढ़ रहे हैं, देन एग्जाम्स दे देंगे, एग्जाम्स दे के सीए बन जाएंगे, यही है अभी तो आने वाले 3-4 साल लाइफ का क्या ऑब्जेक्टिव, ठीक है।
तो जैसा हमारा ऑब्जेक्टिव है, ठीक है, हर एक पर्सन का लाइफ में एक ऑब्जेक्टिव होता है, एक गोल होता है, ठीक है, वैसे ही ऑडिट के भी क्या होते हैं, ऑब्जेक्टिव्स। कोई भी काम अगर आप बिना ऑब्जेक्टिव के कर रहे हो तो विल इट बी सक्सेसफुल? क्या वो पूरा होगा? नहीं। ठीक है, तो ऐसे ही हम भी अगर ऑडिट पढ़ रहे हैं और हमें पता ही नहीं है ऑडिट के ऑब्जेक्टिव्स क्या है, तो कुछ मतलब निकलेगा? नहीं निकलेगा। तो उसी ऑन द सेम लाइन हम देखते हैं आज व्हाट द नेक्स्ट टॉपिक ऑफ द क्लास इज ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ऑडिट, राइट? ओके, सो पहले पढ़ते हैं देन बताते हैं। एज पर SA 200, मैम ये क्या है? ये दो वर्ड्स क्या बता रहे हैं? ये दो वर्ड्स क्या बता रहे हैं? किसी कोई आइडिया है इसके बारे में? वैसे तो नहीं होगा, मैं बताती हूँ, बट स्टिल एनी आइडिया अबाउट SA 200? ओके, क्या लिखा है मैंने? आई हैव रिटन स्टैंडर्ड्स ऑफ ऑडिट। क्या होते हैं मैम स्टैंडर्ड्स ऑफ ऑडिट? सी, जैसे आप अपना अकाउंट सब्जेक्ट पढ़ेंगे, राइट? अकाउंट्स जब आप पढ़ेंगे, आप धीरे धीरे चैप्टर्स के अंदर देखेंगे कि अकाउंट्स जो होती है इट इज बैक्ड बाय अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। ठीक है, इट वाज बैक्ड बाय अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। देन अभी पिक्चर में इंड AS आए हैं, ठीक है, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। ठीक है, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स जो क्या बताते हैं कि आप जो अकाउंट्स बना रहे हैं, ठीक है, आप जो अकाउंटिंग कर रहे हैं उसको करने के लिए कुछ तो भी स्टैंडर्ड्स हैं, कुछ तो भी ऐसा समझो प्रिंसिपल्स हैं, राइट? जैसे अकाउंट्स के प्रिंसिपल्स होते हैं, अकाउंट्स के स्टैंडर्ड्स होते हैं, उसी सेम लाइन पे ऑडिट के भी कुछ स्टैंडर्ड्स होते हैं, राइट? वो स्टैंडर्ड्स बताते हैं कि ठीक है, आपको किसी पर्टिकुलर कंडीशन में, किसी पर्टिकुलर सिनेरियो में कैसे डील करना है, आपको ऑडिट कैसे करनी है, ऑब्जेक्टिव्स क्या होने चाहिए, आप ओपिनियन एक्सप्रेस कर रहे हैं तो ओपिनियन कैसा होना चाहिए, कितने तरह के ओपिनियन होने चाहिए, कौन सी सिचुएशन में कैसे आपको आगे बढ़ना है, ठीक है, उसके लिए आपके पास क्या है, स्टैंडर्ड्स ऑफ ऑडिट। ऐसे स्टैंडर्ड्स ऑफ ऑडिट की सीरीज है, ठीक है, अभी मैं आपको सारी चीजें डिटेल में नहीं बताऊंगी, अभी के लिए बस इतना समझो कि ये सीरीज स्टार्ट होती है 200 से हमारे सिलेबस के लिए। इसकी पूरी जो लेआउट है कि स्टैंडर्ड्स कैसे आए, कौन गवर्न करता है, कहाँ से ये ओरिजिनेट हुए, कितने स्टैंडर्ड्स मैम हमें पढ़ने, वो सारी चीजें इस चैप्टर के एंड में अपन इसी चैप्टर में लेंगे, जिससे आपको पता चलेगा कि ठीक है मैम, स्टैंडर्ड्स हैं ऑडिट के, कौन कौन से स्टैंडर्ड्स होते हैं, कितने स्टैंडर्ड्स हमें पढ़, ठीक है। अब समझो स्टैंडर्ड्स ऑफ ऑडिट क्या होते हैं। ऑडिट करने के लिए क्या क्या चीजों को फॉलो करना पड़ता है, वो कौन गाइड करता है हमें, स्टैंडर्ड्स ऑफ ऑडिट, जिसको हम प्यार से क्या बोलेंगे, स्टैंडर्ड्स ऑफ ऑडिट को हम प्यार से बोलेंगे ऐसे जैसे हम क्लास में अभिषेक को क्या बोलते हैं, अभी। ठीक है, ओके, स्टैंडर्ड्स ऑफ ऑडिट है। तो हमारा जो स्टैंडर्ड 200 वो किसके ऊपर बात करता है, वो बात करता है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ऑडिट। व्हाट? ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ऑडिट। ठीक है मैम, स्टैंडर्ड 200 है जो हमारा ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ऑडिट के ऊपर बात करता है। क्या बोल रहा है ये SA 200? ठीक है, ओवरऑल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इंडिपेंडेंट ऑडिटर। यहां पे ये इंडिपेंडेंट वर्ड क्यों यूज किया है मैम, ये इंडिपेंडेंट वर्ड क्यों यूज किया है बताओ। ओके, सी, इंडिपेंडेंट वर्ड इसलिए यूज किया है कि अपन दिखा रहे हैं जानबूझ करके कि जो ऑडिटर है, जो पर्सन ऑडिट अंडरटेक कर रहा है, उसकी आइडेंटिटी एक इंडिपेंडेंट पर्सन की है, राइट? ही इज अ पर्सन हु इज फ्री फ्रॉम एनी बर्डन, एनी सॉर्ट ऑफ इन्फ्लुएंस, एनी सॉर्ट ऑफ इंटरेस्ट, राइट? इसलिए ये बोल रहा है कि किसी भी इंडिपेंडेंट ऑडिटर की, जो कि ऑडिट अंडरटेक कर रहा है, उसके जो ओवरऑल ऑब्जेक्टिव्स जो होते हैं वो स्टैंड SA 200 में दिए हैं, स्टैंडर्ड्स ऑफ ऑडिटिंग 200 में दिए हुए हैं। इन कंडक्टिंग द ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ठीक है, जब आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की ऑडिट अंडरटेक कर रहे हैं
तो किसी इंडिपेंडेंट ऑडिटर के ऑब्जेक्टिव्स क्या होने चाहिए वो ऐसे 200 हमें गाइड करता है। क्या बोलता है मैम, देखते हैं आगे। टू ऑब्टेन रीजनेबल अश्योरेंस अबाउट वेदर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एज अ होल आर फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट्स। ठीक है, द फर्स्ट वर्ड जो यहाँ पे इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट में हाईलाइट किया हुआ है वो क्या बोल रहा है, रीजनेबल अश्योरेंस। ठीक है, रीजनेबल अश्योरेंस का मतलब मैम क्या होता है रीजनेबल अश्योरेंस, कि ऑडिटर जो है जब वो अपना ओपिनियन देगा, ठीक है, वो किसी भी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन पे अपना ओपिनियन प्लेस करेगा तो उसको अश्योर होना पड़ेगा। ठीक है, रीजनेबली अश्योर होने का मतलब है कि काफी हद तक वो सेटिस्फाइड होना चाहिए कि वो जो चीज चेक कर रहा है उस चीज में कोई भी गड़बड़ी नहीं है। ठीक है, उस चीज के अंदर कोई भी हेरा फेरी नहीं हुई है। तो उसको एक रीजनेबल अश्योरेंस मींस वो खुद सेटिस्फाइड होना चाहिए, वो खुद अश्योर होना चाहिए। नॉट ओनली अश्योर, ही शुड बी रीजनेबली अश्योर कि हाँ ठीक है मैंने ये चीज चेक करी है और ये इतनी % मैं बोल सकता हूं इसमें कोई दिक्कत नहीं है, इसके अंदर कोई डिफॉल्ट नहीं है। अबाउट वेदर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एज अ होल आर फ्री फ्रॉम मटीरियल मिसस्टेटमेंट्स। मैम मटीरियल मिसस्टेटमेंट्स क्या होते हैं, सी मिसस्टेटमेंट्स समझो, मिसस्टेटमेंट्स इज नथिंग बट नॉट अ पिक्चर। ऐसे समझो मिस स्टेटमेंट कोई ऐसी चीज है जो आपको ट्रू पिक्चर नहीं दे रही है। ठीक है, ऐसे कोई ट्रांजैक्शंस हैं जिसमें कुछ तो भी झोल है। ठीक है, कुछ तो भी क्या की गई है, हेरा फेरी की गई है। ऐसे कोई ट्रांजैक्शंस हैं और मैम वो हेरा फेरी वाले ट्रांजैक्शंस मटीरियल हैं। ठीक है, तो ऑडिटर क्या बोल रहा है, अब पूरी लाइन का मतलब एक लाइन में समझते हैं कि ऑडिटर को रीजनेबली अश्योर होना पड़ेगा, रीजनेबली सेटिस्फाइड होना पड़ेगा कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो वो चेक कर रहा है वो बिल्कुल फ्री है किसी भी झोल से। ठीक है, ऐसे झोल जो कि मटेरियल नहीं है। ठीक है, मींस ऐसे कोई ट्रांजैक्शन है, सपोज आपका कोई बिजनेस है, ठीक है, आप शेयर्स में डील कर रहे हैं। ठीक है, आप शेयर्स में डील कर रहे हैं, आपने कोई शेयर्स खरीदे, ठीक है, देन शेयर्स बेचे, ठीक है, उस पे आपको कैपिटल गेन हुआ, राइट, आपको कैपिटल गेन हुआ। सपोज अपन एग्जांपल ले लेते हैं, वो कैपिटल गेन 50 लाख रुपीस का है। ठीक है, ये गेन आपने अपनी बुक्स में डिस्क्लोज ही नहीं करा। ठीक है, वेदर दिस अमाउंट इज मटीरियल और नॉट, तो कुछ चीजें हैं, कुछ स्टैंडर्ड्स हैं, कुछ कंडीशंस हैं जिससे अपन को आगे जाके पता चलेगा क्या चीज मटेरियल होती है, क्या चीज मटेरियल नहीं होती है। बट अभी इस एग्जांपल में 50 लाख रुपीस का अमाउंट है, एक जनरल अंडरस्टैंडिंग से समझते हैं कि हाँ ये अमाउंट मटेरियल है। ठीक है, ये आपने क्या करा, डिस्क्लोज ही नहीं करा। ठीक है, या तो आपके अकाउंट्स में है ही नहीं, या है तो पूरे तरीके से नहीं है, उसको मिस स्टेट किया गया है, गलत तरीके से दिखाया गया है। तो फर्स्ट ऑब्जेक्टिव ऑडिटर का होता है कि वो क्या हो, रीजनेबली अश्योर हो, रीजनेबली सेटिस्फाइड हो कि जो भी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन वो देख रहा है वो फ्री है किससे, मटेरियल मिसस्टेटमेंट से। क्या होते हैं मिसस्टेटमेंट्स, ऐसी चीजें जो प्रॉपरली चीजें दिखाई नहीं गई हैं, प्रॉपरली डिस्क्लोज नहीं गई हैं, मिस स्टेटेड है, गलत तरीके से दिखाई गई हैं या दिखाई ही नहीं गई हैं और वो मटेरियल हैं। ठीक है, okay, the second objective it says to report on financial statements and communicate as required by standards in accordance with the auditor's finding. ठीक है, अब ये बोल रहा है अभी आप रीजनेबली अश्योर हो गया, आपका पहला ऑब्जेक्टिव है। ठीक है, आपको लग गया कि हाँ जी मैं जो चीजें देख रहा हूं, मैं जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स देख रहा हूं उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, राइट, इट इज एब्सोल्युटली फ्री फ्रॉम एनी सॉर्ट ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट्स। ठीक है, अब क्या हो गया, अगर आप रीजनेबल अश्योर हो गए तो बैठ के क्या टाइम पास करेंगे, टाइम पास करेंगे बैठ के, नहीं। अब अगर आप रीजनेबली अश्योर हो तो आपका नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, आप करोगे रिपोर्ट। ठीक है, उस फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आप क्या दोगे, अपनी रिपोर्ट बना के दोगे, और जब आप अपनी रिपोर्ट बनाओगे उस रिपोर्ट में आप कम्युनिकेट करोगे। कैसे कम्युनिकेट करोगे, जैसे हमारे स्टैंडर्ड्स ऑफ ऑडिट बोलते हैं। ठीक है,
सो दिस वॉज बेसिकली द ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ऑफ इंडिपेंडेंट ऑडिटर. अगर इसको हम छोटा सा डायग्राम बना के समझें तो क्या बोलता है ये, ठीक है. ऑडिटर का फर्स्ट ऑब्जेक्टिव जो होता है वो होता है ऑब्टेन करना होता है उसको रीजनेबल अश्योरेंस की क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं फ्री फ्रॉम मटीरियल मिस स्टेटमेंट. ओके मैम. अब जब वो रीजनेबली अश्योर हो चुका है, रीजनेबली सेटिस्फाई हो चुका है, तो बैठ के पॉपकॉर्न तो नहीं खाएंगे, राइट? बैठ के पॉपकॉर्न नहीं खाएंगे. बैठ के हम अब क्या करेंगे, अब हम क्या करेंगे, रिपोर्ट करेंगे. उस रिपोर्ट में हम कम्युनिकेट करेंगे. एंड कम्युनिकेट हम कैसे करेंगे मैम, हम कम्युनिकेट करेंगे एज पर स्टैंडर्ड्स ऑफ ऑडिटिंग. ठीक है. तो आप जहां पे भी इसके नोट्स लिख रहे हैं, जहां पे भी आप नोटिंग कर रहे हैं, ये चीज एक बार कॉपी कर लीजिए, बिकॉज दिस इज द ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिटर. ठीक है. और इसको हमने इतना इजीली समझ लिया. ठीक है. रीजनेबल अश्योरेंस ऑब्टेन करना है. रीजनेबल अश्योरेंस किस चीज से रिलेटेड, की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में कोई भी मटीरियल मिसस्टेटमेंट नहीं है, पहली चीज. सेकंड, अगर वो रीजनेबली अश्योर हो गया तो अब क्या रिपोर्ट करेगा, जिसमें वो कम्युनिकेट करेगा हमारे ऑडिट के स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग. ठीक है. जल्दी से नोट कर लीजिए. डन. ओके. हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा ऑडिट क्या होता है. ठीक है. हमने एक बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से ये भी समझा कि मैम ऑडिट क्यों करते हैं. ठीक है. फिर हम आए कि मैम ऑडिट का ओवरऑल ऑब्जेक्टिव कहाँ दिया गया है. ऑडिट का ओवरऑल ऑब्जेक्टिव दिया गया है स्टैंडर्ड ऑफ ऑडिट 200 में, एसए 200 में, जो कि बोलता है कि आपको रीजनेबली अश्योर होना है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट फ्री है फ्रॉम एनी सॉर्ट ऑफ material misstatement. Secondly, if you are reasonably assured, then you have to report, and in the report you have to communicate as per the standards of auditing, right? ठीक है. फिर आ जाता है स्कोप. ठीक है. स्कोप. आपका एग्जाम्पल कंटिन्यू करते हैं. अभी आपका ऑब्जेक्टिव क्या था लाइफ में, कि अपन को क्या बनना है, चार्टर्ड बनना है. चार्टर्ड बनना है तो बॉस पढ़ना पड़ेगा. अगले 3-4 साल हमारी लाइफ में और कोई चीज इंपॉर्टेंट नहीं होनी चाहिए अदर देन बीइंग डेडिकेटेड टुवर्ड्स आवर स्टडी. ठीक है अपन, या ठीक है. तो ये हमारा ऑब्जेक्टिव होना चाहिए. ठीक है. अब हम डेडिकेटेड भी हो गए, बट हमें पता ही नहीं है कि हमारा स्कोप ऑफ स्टडी क्या है, कैसे पढ़ना है. तो क्या पढ़ पाएंगे. इंटर में आ गए, पढ़ना है, बट मैम सिलेबस ही नहीं पता है, क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कितना पढ़ना है, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली कब पढ़ना है. क्या पढ़ पाएंगे. स्कोप ही नहीं पता है कि कितना पढ़ना है, दायरा नहीं पता है उस चीज का, तो कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे सर्टेनली, राइट. तो वैसे ही ऑडिट में सी सारे एग्जाम्पल अपन क्लास में लेंगे जिससे आप खुद से लिंक कर सके, राइट. बिकॉज द एक चीज जो इंपॉर्टेंट होती है खुद से लिंक करने की, कि जब भी अपन क्लास के बाद इस पर्टिकुलर टॉपिक पे सोचेंगे तो आपको मेरा ये एग्जाम्पल जरूर याद आएगा, आप लिंक कर पाएंगे, ओके मैम ने इसको ऐसे समझाया था, राइट. देन इट स्पीक्स अबाउट स्कोप ऑफ ऑडिट. हमारा नेक्स्ट पॉइंट ऑफ डिस्कशन इज स्कोप ऑफ ऑडिट. क्या होता है स्कोप ऑफ ऑडिट, की ऑडिट के अंदर आपको क्या क्या चीजें देखनी है. ठीक है. आप जब अपना ओपिनियन देंगे, ओपिनियन देने से पहले कुछ तो भी चीजें मैम होती होंगी जो अपन को देखनी होंगी, तो पता होंगी तभी तो देख पाएंगे, राइट. ऐसे ही स्कोप, स्कोप का मतलब आप समझ सकते हैं दायरा. किसी भी चीज का दायरा क्या है, कितना देखना है, डेप्थ क्या है उस पर्टिकुलर चीज की, राइट. ठीक है मैम, समझ में आ गया. देखते हैं स्कोप ऑफ ऑडिट. फर्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है, टू फॉर्म एन ओपिनियन द
auditor should be satisfied that the accounting information is reliable and sufficient as the basis for the preparation of financial statements. क्या बोल रहा है मैम, क्या बोल दिया इसने? देखो कुछ भी नहीं बोला, बहुत सिंपल सा है। ये बोल रहा है कि जब ऑडिटर को अपना ओपिनियन देना है, ठीक है, ओपिनियन देने के लिए हमने ऑब्जेक्टिव पढ़ लिया कि वो रीजनेबली क्या होना चाहिए, उसके पास रीजनेबल अश्योरेंस होना चाहिए। रीजनेबल अश्योरेंस इज कि वो सेटिस्फाइड होना चाहिए, ठीक है। ऑडिटर को ओपिनियन फॉर्म करने के लिए वो सेटिस्फाइड होना चाहिए। अब यहाँ पे उसका सेटिस्फैक्शन किस हिसाब से बोल रहे हैं कि अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, जो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन से आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, यहां पे आ जाइए, देखिए आपकी जो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन है जिससे आपने, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन में कल हमने देखा था हमारे जर्नल्स हो गए, ठीक है, हमारे लेजर्स हो गए, हमारे ट्रायल बैलेंस हो गए, जो कि बेसिकली बुक्स ऑफ अकाउंट्स है। उनसे हमें क्या मिलती है? बिजनेस इंफॉर्मेशन मिलती है। जो बिजनेस इंफॉर्मेशन से हम अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ड्रॉ कर रहे हैं, क्या वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पहली बात तो रिलायबल है या नहीं, उस इंफॉर्मेशन पे विश्वास किया जा सकता है या नहीं, क्या वो विश्वास के लायक है या नहीं, रिलायबल है या नहीं। सेकंड, अगर रिलायबल है, पहले तो उस पे विश्वास कर सकते हैं, तो क्या वो सफिशिएंट है या नहीं, ठीक है, हमें सेटिस्फाई करने के लिए क्या वो सफिशिएंट है या नहीं। से फॉर एग्जाम्पल आप कोई फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का ऑडिट कर रहे हैं, राइट, आपको थोड़ा सा डाउट है कि कुछ तो भी गड़बड़ इस बुक्स में चल रही है, ठीक है, अभी आप सेटिस्फाई हो गए हो कि नहीं यार, ये जो भी एंट्रीज हैं, जो भी डेटा है, जो भी इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट होके फाइनेंशियल स्टेटमेंट में गई है, वो पूरी तरीके से रिलायबल है, मैं उस पर विश्वास कर सकता हूँ, ठीक है। मैं उस पर just a second. मैं उस पे सिर्फ 60%, what is happening, just a second guys, ठीक है, मैं उस पे 60% विश्वास कर सकता हूं, ठीक है। व्हाट अबाउट 40%, ठीक है, 40% पे अगर आप उस पे विश्वास नहीं कर सकते हैं तो देयर आर चांसेस कि कुछ मिस स्टेटमेंट्स हो सकते हैं। तो सफिशिएंसी के भी कुछ स्टैंडर्ड है कि कौन सी इंफॉर्मेशन कब सफिशिएंट होगी हमारे सेटिस्फैक्शन के लिए, ठीक है। तो हम यहाँ पे समझ रहे हैं कि आपको ओपिनियन फॉर्म करने के लिए उस लेवल तक सेटिस्फाई होना पड़ेगा कि आपकी जो इंफॉर्मेशन है, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में यूज की गई है, पहली चीज वो विश्वास करने लायक, सेकंड वो जो है सफिशिएंट है, ठीक है। दो चीजें होना बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकंड ये बोल रहा है ऑल द एस्पेक्ट्स ऑफ एंटरप्राइज टू बी एडुकेटली कवर्ड इन ऑडिट। ये बोल रहा है जितने भी एस्पेक्ट्स हैं ऑडिट किसी भी एंटरप्राइज के, ठीक है, जितनी भी चीजें हैं उस पर्टिकुलर एंटिटी से रिलेटेड, वो ऑडिट में पूरी तरीके से कवर होनी चाहिए। उनके जो भी ट्रांजैक्शंस हैं, जो भी डीलिंग है, जिस भी बिजनेस में वो डील करती हैं, उनकी XYZ सारे एस्पेक्ट्स आपको कवर करने हैं जो कि रेलेवेंट है फाइनेंशियल स्टेटमेंट से रिलेटेड, ठीक है। कल हमने एक एग्जांपल दिया था कि क्या ओनर की तबीयत खराब है, क्या वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को इम्पैक्ट कर रही है फाइनेंशियल वे में? नहीं, ठीक है, नहीं इम्पैक्ट कर रही है। तो इसलिए ये कह रहा है कि एंटरप्राइज के सारे एस्पेक्ट्स ऑडिट में कवर्ड होने चाहिए जो कि रेलेवेंट है हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के लिए, ठीक है। ओके मैम, दोनों चीजें समझ में आ गई। पहले तो ओपिनियन फॉर्म करने के लिए ऑडिटर को सेटिस्फाई होना पड़ेगा कि जो भी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन उसने यूज करी है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर, वो पहले तो रिलायबल है, सेकंड वो क्या है, सफिशिएंट है हमारे सेटिस्फैक्शन के लिए। सेकंड, एंटरप्राइज के जितने भी एस्पेक्ट्स हैं जो कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट से रिलेटेड हैं, वो ऑडिट के अंदर क्या हो रहे हैं मैम, कवर हो रहे हैं, राइट। ओके, सो बेसिकली मैं आपको ये बताऊं कि यहाँ पे जो ये की टर्म्स रेड जो हाईलाइट किए गए, इनका पर्पस ही ये है कि आप जब भी कोई पर्टिकुलर टॉपिक रिवाइज कर रहे हैं, आप इन कीवर्ड्स को पढ़िए, ठीक है। आपने ये कीवर्ड्स पढ़े, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन रिलायबल एंड सफिशिएंट, यू कैन फॉर्म दी सेंटेंस 1 to 1। आपको इस चीज को क्रैम नहीं करना है, रटना नहीं है, राइट, ठीक है।
थर्ड ये क्या बोल रहा है, इन फॉर्मिंग हिज ओपिनियन, अपना ओपिनियन फॉर्म करते वक्त द ऑडिटर शुड ऑल्सो डिसाइड वेदर द रेलिवेंट इंफॉर्मेशन मीन्स, मैम रेलिवेंट इंफॉर्मेशन मीन्स जो इंफॉर्मेशन जरूरी थी, ठीक है, जो इंफॉर्मेशन जरूरी थी क्या वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में डिस्क्लोज हो रही है, ठीक है। जब आप ऑडिट करेंगे आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि ठीक है ये इंफॉर्मेशन थी, क्या ये जरूरी थी डिस्क्लोज होना या नहीं, ये आपको डिसाइड करना पड़ेगा ऑडिटर जब अपना ओपिनियन, ठीक है, ड्रॉ करेगा। ऐसा हो सकता है कि कुछ इंफॉर्मेशन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में उन्होंने डिस्क्लोज नहीं की गई है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में नहीं है, बट उसका फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे कोई इंपैक्ट ही नहीं है, ठीक है। अगर इंपैक्ट नहीं तो ऑडिटर डिसाइड करेगा अच्छा ठीक है ये तो रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन ही नहीं थी, नहीं भी डिस्क्लोज करी तो मेरा ओपिनियन कहीं भी चेंज नहीं हो रहा है इस पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन से, राइट। अगर मेरा ओपिनियन चेंज नहीं हो रहा है तो आई एम नॉट कंसर्न कि वो इन्फॉर्मेशन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में है या नहीं, ठीक है। तो ये साइड में क्या बोल रहा है, कंपेयरिंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स विद द अंडरलाइंग अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स एंड द अदर सोर्स डेटा। कैसे आपको पता चलेगा रेलेवेंट है या नहीं, कि आपके अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स में कोई इन्फॉर्मेशन है उनको फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में नहीं डाला तो आप कंपेयर करेंगे, ठीक है, आपको कंपेयर करके समझेगा कि ठीक है अगर ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में नहीं है आई एम नॉट कंसर्न, अगर ये कुछ भी चीज ऐसी नहीं है जिससे मेरा ओपिनियन चेंज हो सकता है या मेरा ओपिनियन डाइवर्ट हो सकता है, राइट। Second is considering the judgments that management has made in preparing the financial statements means, अब आप देखोगे कि मैनेजमेंट, ठीक है, आज ऑडिट कौन कर रहा है, हमारे कल वाले एग्जाम्पल में मम्मी जो थी वो क्या थी, स्टेक होल्डर, ठीक है। देन हम क्या थे, हम थे ऑडिटर, ठीक है, हम ऑडिटर थे। एंड देन छोटू क्या था, छोटू हमारा मैनेजमेंट का पार्ट था, ठीक है। छोटू चीजों को क्या कर रहा था, एक्चुअली कर रहा था, एक्चुअली मैनेज कर रहा था, ठीक है। तो जब भी ऑडिटर कोई फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का ऑडिट अंडरटेक करता है, ठीक है, तो मैनेजमेंट ने जिस भी जजमेंट से, जिस स्टेट ऑफ माइंड से कोई भी डिसीजन लिया है, ठीक है, उस डिसीजन को क्या करेंगे, आप कंसिडर करेंगे कि क्या ये जजमेंट सही था फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के लिए जो उन्होंने ड्रॉ करे हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते वक्त जो उन्होंने जजमेंट लिया, जो उनकी अंडरस्टैंडिंग के अकॉर्डिंग उनको समझ में आया, क्या वो सही है, क्या उसकी वो प्रोसेस प्रॉपर उन्होंने फॉलो किया है या नहीं किया है, ये आपको कंसिडर करना पड़ेगा। तो थर्ड पॉइंट क्या कहता है, जब भी ऑडिटर अपना ओपिनियन देगा, ओपिनियन देने से पहले उसको डिसाइड करना पड़ेगा कोई भी रेलेवेंट इंफॉर्मेशन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में प्रॉपर तरीके से डिस्क्लोज है या नहीं, इसके लिए वो क्या करेगा, सोर्स डेटा को, अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स को कंपेयर करेगा। सेकंड कंसिडर करेगा जजमेंट किसके, मैनेजमेंट के, जब उन्होंने वो जजमेंट्स फॉर्म किए होंगे एट द टाइम ऑफ प्रिपेयरिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ठीक है, एट द टाइम ऑफ प्रिपेयरिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, राइट। ठीक है साहब, द नेक्स्ट पॉइंट दैट कम्स इज the auditor is not expected to perform duties which fall outside the scope of his competence means एक ऑडिटर का काम क्या होता है, ऑडिट करना, ठीक है। ऑडिटर आता है ऑफिस, ठीक है, जहां पे ऑडिट हो रही है, प्लेस ऑफ ऑडिट पे आता है, उसका काम है फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को चेक करना, अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स को, सोर्स डेटा को चेक करना, ठीक है। ही शुड बी एब्सोल्युटली इररिलेवेंट ऑल दी एलिमेंट्स दैट आर गोइंग ऑन इन दी बैकग्राउंड, ठीक है, बाकी सारी चीजों से जो उसके स्कोप के बाहर है, ठीक है, उसको कोई मतलब नहीं होना चाहिए। ही शुड बी एक्सपेक्टेड टू परफॉर्म हिज ड्यूटीज ओनली। आगे जाके देखेंगे हम कि कौन कौन सी चीजें होती हैं जो ऑडिटर को परफॉर्म नहीं करनी होती हैं। अभी के लिए बस इतना समझिए कि ऑडिटर जो होता है उसको अपनी ड्यूटीज विद इन द स्कोप परफॉर्म करनी होती है, ठीक है। ओके, सो लास्ट इज constraints on the scope of audit that impair the auditor's ability to express unqualified opinion should be set out in his report। मैम बहुत सारे नए नए वर्ड्स यूज हो गए, समझाते हैं। पहले तो अनक्वालिफाइड ओपिनियन, जस्ट अ सेकेंड, ठीक है। कॉन्स्ट्रेंट ऑन स्कोप ऑफ ऑडिट, कॉन्स्ट्रेंट से क्या समझते हैं मैम, हम कॉन्स्ट्रेंट से मैम ये समझते हैं
कि किसी तरह की क्या लिमिटेशंस, ठीक है, किसी तरह की लिमिटेशन, ठीक है, किसी तरह की लिमिटेशन, ठीक है, लिमिटेशंस किसके ऊपर लगाई गई है, लिमिटेशन ऑडिटर के ऊपर लगाई गई है कि वो क्या एक्सप्रेस कर सके, अनक्वालिफाइड ओपिनियन। अभी देखो, जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग, जब भी ऑडिटर, ठीक है, मैंने आपको स्टार्टिंग में जब मैं स्टैंडर्ड बात करी थी तब मैंने आपको बताया था ऑडिट को अंडरटेक करने के लिए अपन को स्टैंडर्ड्स क्या करते हैं, गाइडेंस देते हैं, ठीक है। ऐसे ही एक स्टैंडर्ड्स है जो गाइडेंस देता है ओपिनियन के ऊपर, ठीक है। ऑडिटर के ओपिनियन कितने तरीके के हो सकते हैं, क्या हो सकता है, वो हम आगे देखेंगे, बस अभी के लिए इतना समझिए, ठीक है। एक ओपिनियन होता है क्वालिफाइड, ठीक है, इसमें एक ओपिनियन होता है एडवर्स और एक होता है अनक्वालिफाइड ओपिनियन। अभी हम एडवर्स और उन सारी चीजों पर नहीं जा रहे हैं, अभी सिर्फ हम ये देख रहे हैं क्वालिफाइड या अनक्वालिफाइड, ठीक है। क्वालिफाइड ओपिनियन से ये समझिए कि उसने कुछ तो भी ऐसी बातें बोली हैं कि मैं पूरी तरीके से सेटिस्फाइड नहीं हूं, मैं अपना ओपिनियन एकदम ये नहीं बोल सकता कि ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ट्रू और फेयर हैं, ठीक है, आई एम डाउटफुल, तो वो अपना ओपिनियन क्वालिफाइड ओपिनियन के फॉर्म में क्या करता है, एक्सप्रेस करता है। अनक्वालिफाइड ओपिनियन वो होता है जहां पे ऑडिटर इज एब्सोल्युटली अश्योर्ड कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है दे आर फ्री फ्रॉम एनी सॉर्ट ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट्स, तो वो अपना अनक्वालिफाइड ओपिनियन देता है, ठीक है। अभी के लिए सिर्फ इतना समझिए कि मैम क्वालिफाइड इज जब ऑडिटर को कोई तो भी डाउट है, ही इज नॉट एब्सोल्युटली, ठीक है, श्योर। अनक्वालिफाइड इज, ठीक है, कि जब उसको कोई डाउट नहीं है, उसको लगता है कि हाँ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या है, ट्रू एंड फेयर है। तो यहां पे समझिए कि ऑडिटर अनक्वालिफाइड ओपिनियन दे सके, मींस सेटिस्फाई हो सके सारी चीजों से कि चीजें ट्रू और फेयर हैं और अपनी रिपोर्ट दे सके, उसके लिए, ठीक है, उसको क्या करना पड़ता है, सारी चीजों को चेक करना पड़ता है। बट उसको चेक करने के लिए उसके स्कोप पे लिमिटेशंस लगा दी गई, ठीक है, उसको कंट्रोल किया जा रहा है, ठीक है। तो क्या बोल रहा है, कंस्ट्रेंट्स ऑन द स्कोप ऑफ ऑडिट that impair the auditor's ability to express unqualified opinion should be set out in his report। मीन्स जब भी ऐसा होता है कि वो अपना ओपिनियन दे, ठीक है, अनक्वालिफाइड मीन्स आप ये समझ लिए अनमॉडिफाइड ओपिनियन, ठीक है, आगे देखेंगे, अभी के लिए सिर्फ इतना समझिए कि वो पूरी तरीके से अश्योर ना हो सके या सारी चीजें करने के लिए उसके ऊपर किसी भी तरीके की क्या दी जा रही है, लिमिटेशंस दी जा रही है। तो जब भी वो ऐसी कोई लिमिटेशंस फेस करता है, उसको वो लिमिटेशंस अपनी रिपोर्ट में क्या करनी होगी, बतानी होगी, ठीक है, अपनी रिपोर्ट में डिस्क्लोज करनी होगी जब भी वो अपना ओपिनियन देगा, ठीक है। जब भी वो अपना ओपिनियन देगा उसको बताना पड़ेगा कि यार मैं ऑडिट अंडरटेक कर रहा था तो मुझे मैनेजमेंट की तरफ से ऐसा ऐसा इन्फ्लुएंस, ऐसा ऐसा प्रेशर, ठीक है, ऐसा ऐसा बर्डन फील हुआ, दे वर ट्राइंग टू इन्फ्लुएंस मी, तो वो सारी चीजें क्या कर सकता है, अपनी रिपोर्ट में कम्युनिकेट कर सकता है, ठीक है। तो आपको कोई डाउट यहां तक हमने जो भी चीज देखी? ठीक है, चलो एक बार रिवाइज कर लेते हैं। स्कोप ऑफ ऑडिट क्या कर रहा था, ये बोल रहा था कि जब भी ऑडिटर अपना ओपिनियन देता है, ठीक है, ओपिनियन देने से पहले उसको अश्योर होना पड़ेगा, सेटिस्फाई होना पड़ेगा जो भी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन है, पहली चीज तो वो रिलायबल है, सेकंड चीज वो सफिशिएंट है, सेकंड जितने भी एस्पेक्ट्स हैं एंटरप्राइज के वो सारे ऑडिट में कवर्ड होने चाहिए अगर वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट से रिलेटेड है। थर्ड हो जाएगा कि जितनी भी इंफॉर्मेशन है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में रेलेवेंट डिक्लेयर डिस्क्लोज होनी चाहिए, जिसके लिए वो क्या करेगा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को कंपेयर करेगा अकाउंटिंग रिकॉर्ड सोर्स डेटा के साथ। सेकंड, मैनेजमेंट ने जिस जजमेंट से फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को प्रिपेयर किया है उनको भी वो क्या करेगा, चेक करेगा, कंसिडर करेगा। सेकंड चीज, ऑडिटर को कभी भी वो ड्यूटीज परफॉर्म नहीं करनी चाहिए जो उसके स्कोप के बाहर है। थर्ड, अगर उसको ऑडिट के कोर्स में कोई भी लिमिटेशंस, ठीक है, फील हुई हैं तो वो क्या करेगा, अपनी रिपोर्ट में डिस्क्लोज करेगा, राइट, ठीक है। सो इसके बाद ओके, सो द नेक्स्ट टॉपिक इज एस्पेक्ट्स टू बी कवर्ड इन ऑडिट। अभी ऊपर ही स्कोप में मैम हमने बात करा था ना कि एस्पेक्ट सारे कवर्ड होने चाहिए,
एंटरप्राइज के सारे एस्पेक्ट्स जो कि रेलेवेंट है फाइनेंशियल स्टेटमेंट से, वो सारे कवर्ड होने चाहिए। यहाँ पे तो हमने समझ लिया कि हाँ ये सारे कवर्ड होने चाहिए। होते क्या क्या है मैम ये एस्पेक्ट्स क्या होते हैं अब हम देखेंगे। ठीक है, ये रहे एस्पेक्ट्स, और ये ही एस्पेक्ट्स अब हम क्या कर रहे हैं मैम, ये ही एस्पेक्ट्स अब हम डिस्कस कर रहे हैं, राइट। The principal aspects to be covered in an audit concerning final statements of accounts are the following। ठीक है, ये क्या बोल रहा है, फर्स्ट इज एंड एग्जामिनेशन ऑफ सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग एंड इंटरनल कंट्रोल। सी, जब भी आप किसी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की ऑडिट करेंगे, राइट, आप क्लाइंट लोकेशन पर जाएंगे, ठीक है, उनके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आपके पास हैं, ठीक है, सारी चीजें हैं, बट आप उनका इंटरनल कंट्रोल भी चेक करेंगे। इंटरनल कंट्रोल मींस कैसे, ठीक है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट से पहले जब बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनते हैं, उन बुक्स ऑफ अकाउंट्स पे मैनेजमेंट कैसे काम कर रहा है, वहां का कंट्रोल क्या है। सपोज आज के दिन ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं, तो क्या ऐसा कोई कंट्रोल है एंटिटी में जो उन ट्रांजैक्शंस को विद इन फ्यू डेज, ठीक है, एंट्रीज पास हो रही हैं, देन प्रॉपर, ठीक है, प्रॉपर टाइमिंग पे लेजर में पोस्टिंग हो रही है, ट्रायल बैलेंस बन रहे हैं, ठीक है, कैश की क्या, अगर कोई पर्टिकुलर, ठीक है, बिजनेस के अंदर कैश आ रहा है ऑन डेली बेसिस, तो उस कैश को चेक करने के लिए कोई पर्टिकुलर पर्सन है या नहीं, ठीक है, उनका अकाउंटिंग सिस्टम किस सॉफ्टवेयर पे वो अपनी अकाउंटिंग कर रहे हैं, ठीक है, जैसे सपोज आप देखेंगे मोस्ट ऑफ द बिजनेसेस यूज टैली, ठीक है, टैली का तो उनका सॉफ्टवेयर कौन सा है, ये सारी चीजें, उनका इंटरनल कंट्रोल कैसा है, कौन अकाउंटिंग कर रहा है, ठीक है, कौन लेजर में पोस्टिंग कर रहा है, ठीक है, ये सारी चीजें कौन कर रहा है, वो चीजें एक ऑडिटर को देखनी पड़ेंगी, एग्जामिन करनी पड़ेंगी। ascertain whether it is appropriate for the business and helps in properly recording on transaction means, suppose आपका बिजनेस ऐसा है जिसमें दिन में मिनिमम 500 ट्रांजैक्शन हो जाते हैं, ठीक है, बट आप एज एन ऑडिटर क्लाइंट लोकेशन पे गए, आप तो वहां पे देख रहे हैं कि भाई वहां पे एक मुनीम बैठे हैं, ठीक है, एक अकाउंटेंट बैठे हैं, वो सुबह से लेके शाम तक के ट्रांजैक्शंस को हाथ से लेजर्स में, ठीक है, फिजिकल बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड कर रहे हैं, ठीक है। एज एन ऑडिटर आप जाके ये कहेंगे कि यार आप अब एक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर यूज करना चालू कीजिए, ठीक है, ये मैनुअल अकाउंटिंग के अंदर देयर आर चांसेस की एरर्स हो जाते हैं, ठीक है, तो क्या वो अप्रोप्रिएट है उनका अकाउंटिंग सिस्टम, मींस जो भी चीजें वो यूज कर रहे हैं एज एन ऑडिटर, अगर आप एग्जामिन कर रहे हैं उनका इंटरनल कंट्रोल सिस्टम, उनका अकाउंटिंग सिस्टम, तो क्या वो उनके बिजनेस के लिए अप्रोप्रिएट है भी या नहीं, ये चीजें आप क्या करेंगे, चेक करेंगे, ठीक है। ऐसा तो नहीं उनका अकाउंटिंग सिस्टम ऐसा है जिसमें कुछ ट्रांजैक्शंस तो रिकॉर्ड हो रहे हैं, कुछ ट्रांजैक्शंस की रिकॉर्डिंग ही नहीं हो रही है, ओनर को पता ही नहीं है कि यार मेरे ये n नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस मेरे बुक्स के अंदर हैं या नहीं, ठीक है, तो वो अप्रोप्रिएट होना चाहिए आपके बिजनेस के लिए। तो क्या एग्जामिन कर रहे हैं आप, एग्जामिन कर रहे हैं अकाउंटिंग एंड इंटरनल कंट्रोल कि क्या वो अकाउंटिंग और इंटरनल कंट्रोल उस बिजनेस के लिए अप्रोप्रिएट है भी या नहीं। सेकेंड पॉइंट इट सेज reviewing the systems and procedures, reviewing the system and procedures to find out whether they are adequate and comprehensive, and incidentally whether material inadequacies and weakness exist in to allow frauds and errors going unnoticed। मैम इतनी सारी चीजें एक ही लाइन में आ गई, कोई बात नहीं, देखेंगे। ये बोल रहा है कि जब भी आप, ठीक है, जब भी आप कोई भी सिस्टम्स और प्रोसीजर्स को रिव्यू कर रहे हैं, ठीक है, जब भी आप किसी सिस्टम्स को, प्रोसीजर्स को रिव्यू कर रहे हैं, ये पता करने के लिए कि वो पर्टिकुलर सिस्टम है, वो पर्टिकुलर प्रोसेस है, ठीक है, वो क्या एडुकेट है, मतलब सफिशिएंट तो है या नहीं, ठीक है, क्या उसकी वजह से कोई वीकनेस तो एग्जिस्ट नहीं करती है जिसकी वजह से कोई फ्रॉड्स या एरर, ठीक है, हमारी आंखों के सामने छुप जाए, हमारी आंखों के सामने हो, फिर भी हम उसे क्या देख नहीं पाए। मतलब जब आप उनके सिस्टम्स को, प्रोसीजर्स को रिव्यू करेंगे तो आपको देखना पड़ेगा कि क्या वो सिस्टम्स जो है वो एडुकेट हैं या नहीं,
ठीक है, ऐसा तो नहीं हो रहा है कि उसके अंदर कुछ इंटरनल वीकनेस है जिसकी वजह से जो फ्रॉड्स हो रहे हैं एंटिटी के अंदर वो हमारी आंखों के सामने है पर हम उसे देख नहीं पा रहे हैं। तो ये भी चीज आपको एक ऑडिट में कवर करनी पड़ेगी। जब आप ऑडिट करेंगे आप देखेंगे उनके सिस्टम्स, अकाउंटिंग सिस्टम, प्रोसीजर्स क्या वो प्रॉपर तरीके से रन भी कर रहे हैं या नहीं। ऐसा तो नहीं हो रहा है कुछ फ्रॉड्स जो है वो कंसील हो जा रहे हैं, वो छुप जा रहे हैं और किसी को पता ही नहीं चल रहा है, ऊपर ऊपर से किसी को कोई आइडिया भी नहीं लगे और अंदर से ये चीजें चल रही हैं, राइट। इसलिए आप क्या करेंगे, सिर्फ रिव्यू करेंगे, ठीक है। आप सारी चीजों को रिव्यू करेंगे, एक बार अपनी आंखों के सामने से देखेंगे कि चीजें सही भी है या नहीं, राइट। ओके, थर्ड आप चेक करेंगे क्या, अरिथमेटिकल एक्यूरेसी, ठीक है। ऐसा तो नहीं है कि कोई अमाउंट 50,000 का था आपने उसको 5,000 का कर दिया। अरिथमेटिकल एक्यूरेसी, कोई मैथमेटिकल कैलकुलेशन में कोई प्रॉब्लम तो कहीं पे नहीं है, ठीक है। बैलेंसेस कैरी फॉरवर्ड करते वक्त सपोज आपने ऑडिट करी इस बार की, ठीक है, तो आप क्या करते हैं, चलो आपको थोड़ा सा एक प्रैक्टिकल अप्रोच से समझाते हैं, ठीक है। ये है आपका पीएनएल, ठीक है। ये आपका पीएनएल है, यहाँ पे आ जाएगा आपका टर्नओवर, आपका रेवेन्यू, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगी आपकी कोई भी अदर अगर इनकम है तो, ठीक है, ठीक है। ये जो भी आपका अमाउंट आता है, देन यहाँ पे आपके क्या आ जाएंगे, परचेजेस, ठीक है। अगर आपका परचेजेस है, कोई भी आपने मटेरियल वगैरह परचेज किया है, सारी चीजें यहाँ पे आपके जो भी एक्सपेंसेस हैं, ठीक है। फाइनेंशियल एक्सपेंसेस हो सकते हैं, आपका डेप्रीसिएशन हो सकता है, अदर एक्सपेंसेस हो सकते हैं, ठीक है। फाइनेंशियल एक्सपेंसेस मींस इंटरेस्ट हो गया, डेप्रीसिएशन में कोई भी अमोर्टाइजेशन, डेप्रीसिएशन, ये सारी चीजें यहाँ पर हैं, ठीक है। ये आपका इस पर्टिकुलर साल का 2021 का पीएनएल बन गया। देन आपकी बैलेंस शीट है, ठीक है, जिसमें ये आपका लाइबिलिटी साइड है, ठीक है। देन आपका एसेट साइड है, ठीक है। तो आप गए हैं क्लाइंट लोकेशन पे, ठीक है, आपके पास है ये पीएनएल, आपके पास है ये बैलेंस शीट। तो चीजें स्टार्ट करने से पहले आप क्या करेंगे, ऑडिट स्टार्ट होती है कि आप देखेंगे कि यार पिछले साल के जो बैलेंसेस थे क्या उनको, सपोज आपका जो क्लोजिंग स्टॉक था, ठीक है, आपका जो क्लोजिंग स्टॉक था पिछले साल था 1,52,000, क्या वही क्लोजिंग स्टॉक इस साल ओपनिंग बना है या नहीं। मींस आपका फर्स्ट स्टेप होता है आप आपके सारे ओपनिंग बैलेंसेस को चेक कर रहे हैं, ठीक है। आप सारे ओपनिंग बैलेंसेस को चेक कर रहे हैं, सारी चीजें, कोई अरिथमेटिकल एक्यूरेसी वगैरह कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, कोई कैलकुलेशन में मिस्टेक्स, लेजर में कोई पोस्टिंग की वजह से कोई ऐसा तो नहीं था कि अमाउंट लास्ट ईयर डिस्क्लोज हुआ बट इस साल हमने उसको कैरी फॉरवर्ड ही नहीं किया है। तो ये सारी चीजें क्या करते हैं आप देखते हैं, ठीक है। उसके बाद ये कह रहा है वेरिफिकेशन ऑफ ऑथेंटिसिटी एंड वैलिडिटी ऑफ ट्रांजैक्शन एंटर्ड इनटू by making an examination of the entries in the books of accounts with the relevant supporting documents। वही चीज हो गई कि आप वेरीफाई करेंगे कि जो भी ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड हो रहा है क्या वो ट्रांजैक्शंस वैलिड है या नहीं। सपोज एक एंटिटी है, ठीक है, एक कोई पर्टिकुलर पर्सन है, एक ओनर है मिस्टर राम, मिस्टर राम के दो बिजनेस हैं, ठीक है, एक ज्वेलरी सेगमेंट है और एक एफएमसीजी सेगमेंट है। तो क्या एफएमसीजी सेगमेंट के अंदर ऐसा तो कोई ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड नहीं हो गया है जो उनके दूसरे बिजनेस से डील करता है, ठीक है, वो ट्रांजैक्शन वैलिड तो है, ठीक है, इट इज बैक्ड बाय एडुकेट सपोर्ट, एडुकेट एविडेंस, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको क्या करनी पड़ेगी, वेरीफाई करनी पड़ेगी। अभी जब हम यहाँ पे ये चीजें पढ़ रहे हैं तो आपको कॉन्सेंट्रेट करना है कीवर्ड्स पे। जैसे फर्स्ट में हमने एग्जामिन किया, एग्जामिन क्या किया गया, अकाउंटिंग और इंटरनल कंट्रोल जो क्या है उनके अप्रोप्रिएट है। सेकंड हमने रिव्यू किया कि उनके सिस्टम्स और प्रोसीजर्स जो क्या है वो एडिक्वेट है, एडुकेट मींस सफिशिएंट है, जिससे ऐसा तो नहीं हो रहा है कि कोई भी फ्रॉड्स या एरर्स अननोटिस जा रहे हैं, ठीक है। थर्ड हमने देखा कि हम चेक करेंगे अरिथमेटिकल एक्यूरेसी, देन हम वैलिडिटी ऑफ ट्रांजैक्शंस को वेरीफाई करेंगे। फिर ये कह रहा है एसर्टेन करेंगे प्रॉपर डिस्टिंक्शन हैज बीन मेड बिटवीन आइटम्स ऑफ कैपिटल एंड रेवेन्यू नेचर and that the amount of various items of income and expenditure adjusted in the accounts corresponding to the accounting period means suppose यहाँ पे
आपका कोई ट्रांजैक्शन था, ठीक है, वो प्रीवियस ईयर 1920 का था, बट आपने उसको गलती से 2021 में रिकॉर्ड कर दिया, ठीक है, तो ऐसा ऐसा कुछ तो नहीं है। आपके जो भी ट्रांजैक्शन है वो आपके उस पर्टिकुलर अकाउंटिंग ईयर से रिलेटेड है या नहीं, ठीक है, ये आपको देखना है। अगर वो कैपिटल नेचर के हैं तो उनको कैपिटल नेचर के हिसाब से डिस्क्लोज किया गया है या रेवेन्यू नेचर के हैं, ये सारी चीजें आपको एसरटेन करनी पड़ेगी, इनके बीच में डिस्टिंक्शन देखना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद ये नेक्स्ट क्या बोल रहा है, नेक्स्ट हमारा बोल रहा है कंपैरिजन ऑफ द बैलेंस शीट एंड द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और द अदर स्टेटमेंट्स विद द अंडरलाइंग रिकॉर्ड टू सी वेदर दे आर इन अकॉर्डेंस डेविड। मींस अब यहाँ पे आपके बैलेंस शीट और पीएनएल, मींस सपोज आपका पीएनएल के अंदर आपका जो स्टॉक है, ठीक है, आपका जो क्लोजिंग स्टॉक बच रहा है, क्या आपके एसेट साइड्स पे वही है, मींस आपके बैलेंस शीट और आपके पीएनएल जो होते हैं वो एक दूसरे से सिंक होने चाहिए, उसके अंदर कोई डिफरेंसेस नहीं होने चाहिए, ठीक है। अब ये बोल रहा है वेरिफिकेशन ऑफ टाइटल एग्जिस्टेंस एंड द वैल्यू ऑफ एसेट्स अपियरिंग इन द बैलेंस शीट। आपकी बैलेंस शीट में जितने भी एसेट्स हैं उनका आप वेरीफाई करेंगे, जैसे कोई लैंड है, ठीक है, लैंड है, कोई प्रॉपर्टी है, तो आप उनकी प्रॉपर्टी की टाइटल डीड्स चेक करेंगे कि क्या ये प्रॉपर्टी इस पर्टिकुलर ओनर की है या नहीं। ऐसा तो नहीं है कि उसके बुक्स में कोई प्रॉपर्टी है बट वो उसका ओनर नहीं है, तो आप वेरीफाई करेंगे उनके टाइटल डीड्स वो एक्चुअल में एग्जिस्टेंट है या नहीं, या वैल्यू जो डिस्क्लोज करी गई है वो एज पर वैल्यूएशन रिपोर्ट है या नहीं, उसकी वैल्यू करेक्ट है या नहीं, ठीक है, ये चेक करेंगे आप। देन उसके बाद आप वेरीफाई करेंगे लायबिलिटी स्टेटेड इन द बैलेंस शीट, मींस आपके बैलेंस शीट में कोई लोन लिया हुआ है, ठीक है, अगर आपने बैंक ऑफ बड़ौदा से कोई लोन लिया है तो आप वेरीफाई करेंगे कि लोन एक्चुअली में है या नहीं, या आपने आपने फॉल्स लाइबिलिटी आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में दिखा रखी है, ठीक है। तो आप सारी चीजें, जो भी चीजें उनके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में होंगी, कुछ भी जो उनके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के लिए रेलेवेंट है, वो सारी चीजें हमारी एस्पेक्ट्स ऑफ ऑडिट में कवर हो जाती हैं, ठीक है। ये सारी जनरल जनरल चीजें पढ़ रहे हैं। जब भी आप एस्पेक्ट्स ऑफ ऑडिट के लिए देखें तो आपके मन में पीएनएल और बैलेंस शीट का फिगर आना, मतलब पिक्चर आनी चाहिए। अगर ये आपके मन में आ रहा है तो आपको हाँ समझ में आएगा कि हाँ ठीक है, एसेट्स है तो एसेट्स का प्रॉपर टाइटल डीड्स होनी चाहिए, एग्जिस्टेंस होनी चाहिए। लाइबिलिटीज हैं तो लाइबिलिटीज को वेरीफाई करोगे कि वो स्टेट करी गई है तो प्रॉपर अमाउंट उनका है भी या नहीं, राइट। Checking the result shown by profit and loss as to see whether the result should be true and fair. Then आप उनका P&L चेक करेंगे कि जो भी उनका रेवेन्यू, ठीक है, जो भी उनकी परचेज है उसके अकॉर्डिंग जो उनका प्रॉफिट निकल के आ रहा है या लॉस है वो क्या करेक्ट भी है या नहीं, ठीक है। देन उसके बाद where the audit is of a corporate body confirming that the statutory requirements has been complied with, means अगर कोई कंपनी है, कोई कॉर्पोरेट बॉडी है, कोई कंपनी है, तो कंपनीज के ऊपर बहुत सारे स्टैट्यूटरी कंप्लायंसेस होते हैं, ठीक है। तो वो सारे कंप्लायंसेस क्या होते हैं, कंप्लायंसेस देखेंगे आगे, जितने भी स्टैट्यूटरी कंप्लायंसेस होते हैं तो क्या उन कंप्लायंसेस को उन्होंने फॉलो किया है या नहीं किया है, ठीक है, ओके। Then last is reporting to the appropriate person body whether the statements of accounts examined do relieve a true and fair view of the state of affairs of the प्रॉफिट एंड लॉस। सिंपल सी चीज है, लास्ट में एस्पेक्ट्स में अपने सारी चीजें कवर कर ली, देन उसके बाद हमें क्या करना है, रिपोर्ट ही करना है। रिपोर्ट क्या करना है कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है क्या वो ट्रू और फेयर है भी या नहीं, ठीक है। क्विकली एक बार वन वन वर्ड में इसको कंप्लीट करते हैं, रिवाइज करते हैं। एस्पेक्ट्स क्या थे गाइस, एस्पेक्ट्स थे कि आप पहले एग्जामिन करेंगे कि इनके अकाउंटिंग और इंटरनल कंट्रोल क्या है, अप्रोप्रिएट है, ठीक है। उसके बाद आप देखेंगे, रिव्यू करेंगे सिस्टम्स और प्रोसीजर्स एडुकेट है या नहीं, अरिथमेटिकल एक्यूरेसी चेक करेंगे, वेरीफाई करेंगे कि ट्रांजैक्शंस जो है वो वैलिड है या नहीं, देयर इज अ प्रॉपर डिस्टिंक्शन बिटवीन इनकम एंड एक्सपेंडिचर, कंपेयर करेंगे आप कि प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर जो चीजें हैं वो प्रॉपरली है या नहीं, लाइबिलिटीज जो है वो प्रॉपरली स्टेटेड है या नहीं, एसेट्स जो है उनकी जो वेरिफिकेशन टाइटल डीड्स वैल्यू वगैरह करेक्ट है या नहीं, जितनी भी चीजें हैं वो रिजल्ट्स जो इनके पीएनएल के वो ट्रू और फेयर में डिस्क्लोज्ड है या नहीं। अगर कोई कॉर्पोरेट बॉडी है तो क्या उसने सारे उसके ऊपर इम्पोज होने वाले स्टैट्यूटरी कंप्लायंसेस को फॉलो किया है या नहीं। एंड लास्ट इसकी आप रिपोर्ट करेंगे कि सारी चीजें स्टेट ऑफ अफेयर्स, उनका बिजनेस, उनके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ट्रू और फेयर हैं या नहीं, राइट। तो यहां तक कोई डाउट किसी को, हमने क्या क्या चीजें देखी,
वी आर गोइंग वेरी स्लोली, वेरी इजी, ठीक है, खुद पे बर्डन नहीं लेना है, पहली चीज तो आराम से पढ़ रहे हैं, समझ में आ रहा है, ठीक है। पहले क्या पढ़ा था हमने, ऑब्जेक्टिव्स पढ़े थे। ऑब्जेक्टिव्स क्या था, ऑडिटर रीजनेबली अश्योर होगा कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या है, मटेरियल मिसस्टेटमेंट से फ्री होने चाहिए। अगर वो एक बार रीजनेबली अश्योर हो गया तो वो देन रिपोर्ट देगा, रिपोर्ट में वो स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग कम्युनिकेट करेगा, ठीक है। देन अगर अपन स्कोप ऑफ ऑडिट की बात करते हैं तो इसमें 5 चीजों की बात हो रही थी। वो अपने ओपिनियन देने के लिए उसको सेटिस्फाई होना जरूरी है कि जितनी भी इंफॉर्मेशन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में है, पहली चीज तो वो रिलायबल होनी चाहिए। अभी हम सेटिस्फाई हो गए कि वो रिलायबल है तो वो सफिशिएंट भी होनी चाहिए, ठीक है। सारे एस्पेक्ट्स ऑडिट के जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट से रिलेटेड है वो एस्पेक्ट सारे ऑडिट में कवर हुए हैं या नहीं हुए हैं, अपना ओपिनियन फॉर्म करने के लिए जो भी रेलेवेंट इंफॉर्मेशन है वो डिस्क्लोज्ड है या नहीं, इसके लिए आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को सोर्स डेटा के साथ कंपेयर करेंगे, मैनेजमेंट के जजमेंट्स को भी कंसिडर करेंगे। देन ऑडिटर स्कोप के अंदर ही अपनी ड्यूटीज को परफॉर्म कर रहा है, अपने दायरे के बाहर जाके वो कोई भी और चीज ना करे, ठीक है। देन लास्ट इसकी अगर ऑडिटर कोई लिमिटेशन फेस करता है तो वो अपनी रिपोर्ट में क्या करेगा, कम्युनिकेट करेगा, ठीक है। एस्पेक्ट्स हमने अभी अभी देखे, एस्पेक्ट्स वही सारी चीजें होती हैं कि आपको ऑडिट में क्या क्या चीजें करनी चाहिए। ये पर्टिकुलर टॉपिक आपको सिर्फ समझना है, ठीक है। आपको इस चीज को सिर्फ समझना है कि हाँ ठीक है ये चीज इस तरीके से हो रही है, क्या क्या चीजें हमें करनी है, कोई भी चीज अपन को रटनी नहीं है। ये जो पार्ट था आपका ऑब्जेक्टिव्स वाला, या आपकी आरटीपी मई 19 एंड मई 20 में भी क्वेश्चन था, ठीक है मैम। डायरेक्ट क्वेश्चन, यस डायरेक्ट क्वेश्चन कि आपका ऑब्जेक्टिव्स क्या होता है ऑडिट का। तो जब भी आप ऑडिट के ऑब्जेक्टिव्स लिखेंगे आपको ये स्टैंडर्ड 200 कोट करना जरूरी है क्या मैम? कोट करोगे तो एग्जामिनर के ऊपर एक बहुत है कि ठीक है यू नो वेयर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ऑडिटर आर गिवन अंडर द ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स, राइट। ठीक है मैम, ये हमने कर लिया, ऑब्जेक्टिव्स देख लिए, ऑडिटर का स्कोप देख लिया, कौन कौन सी चीजें हमें ऑडिट के अंदर कवर करनी है। देन हम ये देखते हैं कि मैम ऑडिट ऑडिट होती कितने तरह की है, ठीक है। द नेक्स्ट टॉपिक ऑफ अ क्लास इज टाइप्स ऑफ ऑडिट, ठीक है। टाइप्स ऑफ ऑडिट की बात कर रहा है ये, क्या बोलता है देखते हैं मैम। कितने तरह की ऑडिट होती है? 2 तरीके की ऑडिट होती है बेसिकली। ऐसे समझो कि एक ऑडिट होती है जो लॉ के अंदर रिक्वायरमेंट है, ठीक है। लॉ ने किसी पर्टिकुलर चीज के ऊपर इम्पोज की गई है, कानून आपको बोल रहा है कि यार अगर आप ये हो तो आपको ऑडिट तो करवानी है, मैंडेटरीली यू कैन नॉट एस्केप, ठीक है। आप भाग के कहीं नहीं जा सकते, आपको उस केस में ऑडिट तो करवानी ही करवानी है, ठीक है। सेकंड हो जाएगा इन द वॉलेंटरी कैटेगरी, मींस अब आपके ऊपर कोई लाइबिलिटी नहीं है ऑडिट करवाने की, लॉ नहीं बोल रहा, देश का कानून आपको नहीं बोल रहा कि आप ऑडिट कराओ, आप अपनी मर्जी से ऑडिट करवा रहे हो। मैम ऐसा होता है क्या, मर्जी से करवाते हैं क्या ऑडिट? करवाते हैं क्या मर्जी से ऑडिट? क्यों क्यों करवाएंगे? देखेंगे क्यों करवाएंगे। वॉलेंट्री कैटेगरी में लोग ऑडिट क्यों करवाएंगे? ऑडिट के भी एडवांटेजेस होते हैं। से फॉर एग्जांपल अगर आप एक बिजनेसमैन हैं, ठीक है, आपकी एक पार्टनरशिप फर्म है, अच्छा खासा टर्नओवर है, आपको आपके बिजनेस के लिए लोन चाहिए, आप बैंक के पास गए हैं, राइट। आप बैंक के पास गए, बैंक को जाकर बोल रहे हैं कि यार मुझे लोन चाहिए, तो बैंक आपसे यही बोलेगा कि आप आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का सीए से जाके ऑडिट करवा कर आओ, ठीक है। तो अगर आप वॉलेंट्री कैटेगरी में तो आप जाके ऑडिट करवाएंगे, आप देखेंगे कि आप अगर किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन लेना चाह रहे हैं तो उस चीज में आपको ये ऑडिट क्या होता है, ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ही बैंक मांगता है, ठीक है। ओके मैम, ठीक है। ऑडिट बेसिकली 2 तरह की होती है, ऐसे समझो, एक अंडर लॉ, एक वॉलेंट्री कैटेगरी, राइट। Audit is not legally obligatory for all type of business organizations or institutions. On this basis, audits may be of 2 broad categories, ठीक है। ऑडिट 2 तरह की हो जाएगी, एक ऑडिट अंडर लॉ, एक ऑडिट अंडर वॉलेंटरी कैटेगरी, ठीक है। तो हम देखते हैं ऑडिट अंडर लॉ। मैम कानून कब बोलता है ऑडिट करवाने के लिए? ओके साहब, the organizations which required audit under law are the following। कौन कौन सी organizations जिसके लिए कानून खुद बोलता है कि आपको ऑडिट करवाना मैंडेटरी है, ठीक है।
कहाँ कहाँ पे बोलता है? एक तो बोलता है मैम कंपनीज एक्ट में, अगर आप कोई कंपनी है, कंपनीज एक्ट में रजिस्टर्ड है, आपको आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की ऑडिट करवाना कंपल्सरी है, ठीक है, यू कैन नॉट एस्केप। सेकंड, कोई भी बैंकिंग कंपनी है, आप बैंक्स की कैटेगरी में आते हैं, आप बैंकिंग कंपनी है, तो आपको आपकी ऑडिट करवानी ही करवानी पड़ेगी मैंडेटरीली। थर्ड इज इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कंपनीज, ऐसी कंपनीज जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट और डिस्ट्रीब्यूट करने के प्रोसेस में, ठीक है, जनरेशन कर रही हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर रही हैं, उन इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कंपनीज को क्या करना पड़वाता है? अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का ऑडिट करवाना पड़ता है। देन आ जाते हैं कोऑपरेटिव सोसाइटी हो गए, चैरिटेबल ट्रस्ट हो गए, जितने भी ट्रस्ट होते हैं उनके ऊपर लीगल ऑब्लिगेशन है कि आपको अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का क्या करवाना है? ऑडिट करवाना है। ओके, सो हमने क्या क्या देखा? अगर कोई कंपनी है, तो कोई बैंकिंग कंपनी है, कोई इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कंपनी है, कोई ट्रस्ट है, कोई कोऑपरेटिव सोसाइटी है, या कोई भी कॉरपोरेशन जो पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर के अंदर बनी हुई है, जैसे कोई भी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी हो गई, ठीक है, ये, और एनी अदर स्पेसिफाइड एंटिटीज अंडर इनकम टैक्स एक्ट, ठीक है, देखेंगे आगे ये इनकम टैक्स एक्ट के अंदर कब आपको ऑडिट करवाना पड़ता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें थी, लॉ के अंदर कंपनीज को बोला गया है, बैंकिंग कंपनीज को बोला गया है, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कंपनीज को बोला गया है, कोऑपरेटिव सोसाइटीज को, चैरिटेबल ट्रस्ट को, ऐसी कंपनीज जो पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर के अंदर बनी गई है, जैसे LIC, ठीक है, जीवन के साथ भी जीवन के बाद भी, ठीक है, इन सारी कंपनीज को, इन सारी एंटिटीज को क्या करवाना पड़ता है? ऑडिट मैंडेटरीली करवाना पड़ता है, राइट। तो सेकंड कैटेगरी मैम हमारी क्या आ जाती है? मैम सेकंड कैटेगरी हमारी वॉलेंटरी कैटेगरी है, मींस आपके ऊपर कोई भी इम्पोजिशन नहीं कर रहा है, कोई भी इम्पोज नहीं कर रहा है, कानून नहीं बोल रहा है, लॉ नहीं बोल रहा है, फिर भी आप खुद ऑडिट करवा रहे हो। द ऑडिट ऑफ अकाउंट्स ऑफ अ प्रोप्राइटरी एंटिटी, ठीक है, कोई प्रोप्राइटरशिप फर्म है, कोई पार्टनरशिप फर्म है, कोई HUF है, ठीक है, जिनके रिगार्डिंग कोई भी बेसिक लीगल रिक्वायरमेंट ऑडिट की नहीं है, आप खुद करवा रहे हैं, राइट। ठीक है साहब, हमने देख लिया ऑडिट दो तरीके की होती है, एक अंडर लॉ होती है, एक वॉलेंट्री कैटेगरी में होती है। अंडर लॉ में कौन कौन सी कंपनीज आ जाती, कौन कौन सी एंटिटीज आ जाती हैं? जो कि कंपनीज जो कंपनीज एक्ट में रजिस्टर्ड है, कोई बैंकिंग कंपनीज हो गई, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कंपनीज हो गई, कोऑपरेटिव सोसाइटी हो गई, ट्रस्ट, चैरिटेबल इंस्टीट्यूट्स हो गए, या ऐसी कोई कंपनीज लाइक LIC हो गई अपनी, ठीक है, इनकम टैक्स एक्ट के अंदर कुछ स्पेसिफाइड एंटिटीज हो सकती हैं। ये वॉलेंट्री कैटेगरी में प्रोप्राइटरशिप्स आ गए, पार्टनरशिप फर्म्स आ गए, HUFs आ गए, जो जिनको लॉ नहीं बोलता, वो खुद आगे जाके क्या करवा रहे हैं? अपने अकाउंट्स की ऑडिट करवा रहे हैं, राइट। ओके, सो मैम नेक्स्ट, चलो अपना नेक्स्ट टॉपिक यही आ गया, ये वॉलेंट्री कैटेगरी से लिंक कर पाएंगे अब कि क्यों करवाते होंगे लोग ऑडिट। ऑडिट से तो लोग डरते हैं ना यार, हमारी ही बुक्स में आके कोई थर्ड पर्सन जो कि एक ऑडिटर है, जो कि एक CA है, आके छेड़खानी करे, ठीक है, क्यों करवाते होंगे वॉलेंट्री कैटेगरी के लिए? इधर हमें जवाब मिल जाएगा, क्योंकि ऑडिट करवाने के बहुत सारे एडवांटेजेस हैं। मैम एडवांटेजेस है, ठीक है, देखते हैं क्या है, पढ़ो क्या बोल रहा है। फर्स्ट पॉइंट, it safeguards the financial interest of the persons who are not associated with the management of the entity, whether they are partners, shareholders, bankers, financial institutions, public at large, etc. मैम इसको हम प्यार से बुलाएंगे, इन सारी लोगों को हम प्यार से बुलाएंगे स्टेक होल्डर्स। स्टेक होल्डर्स मैम, यस, स्टेक होल्डर्स ऐसे लोग, ठीक है, जो बिजनेस से, मैनेजमेंट से डायरेक्टली रिलेटेड नहीं है, ठीक है, वो मैनेजमेंट को जाके सीधा नहीं बोल सकते कि यार हमें आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स देने देखने, क्योंकि उनको एक्सेस नहीं होता। स्टेक होल्डर्स डजंट हैव एक्सेस टू द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, ठीक है, बट उस बिजनेस के अंदर उनका कोई तो भी फाइनेंशियल इंटरेस्ट है, दे आर कंसर्न्ड अबाउट द परफॉर्मेंस ऑफ दैट पर्टिकुलर बिजनेस, तो उन लोगों को सेटिस्फाई करवाने के लिए आप ऑडिट करवाते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं, आपको रिलायंस कंपनी के शेयर खरीदने, ठीक है,
रिलायंस कंपनी की गुडविल कैसी है आज के टाइम में मार्केट में? कैसी है गुडविल? बहुत अच्छी है, राइट? आज के टाइम पे गुडविल बहुत अच्छी है, बट स्टिल अगर आप कुछ बड़ा अमाउंट किसी पर्टिकुलर कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं तो आप उसकी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन देखना चाहेंगे। अभी वो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन विदाउट ऑडिटेड फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन आपको कोई लाके देख ले कि देखो यार हमने ऑडिट तो नहीं करवाई है, बट अब आप देख लो आपको इन्वेस्ट करना है या नहीं, क्या एज एन इन्वेस्टर आप सेटिस्फाई होंगे? नहीं। तो जितने भी स्टेक होल्डर्स होते हैं उन लोगों को सेटिस्फाई करवाने के लिए, ऐसे लोग जिन्होंने बिजनेस में पैसा लगा रखा है उन लोगों को सेटिस्फैक्शन प्रोवाइड करवाने के लिए, उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए हम क्या करवाते हैं? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की ऑडिट करवाते हैं, राइट? ठीक है मैम। सेकेंड, इट एक्ट्स एज अ मॉरल चेक ऑन द एम्प्लॉइज फ्रॉम कमिटिंग डिफल्केशंस और एम्बेजलमेंट्स। क्या होता है मैम ये? सी, जितने भी एम्प्लॉयज किसी कंपनी में काम कर रहे हैं, ठीक है, जो लोग काम कर रहे हैं एम्प्लॉयज हैं, ठीक है, उनके ऊपर एज अ मॉरल चेक जाता है कि क्या ये कोई गलत काम तो नहीं कर रहे हैं। अगर इनको चेक करने वाला कोई नहीं होगा तो ऐसा हो सकता है वो गलत चीजों में इन्वॉल्व हो जाए जो बिजनेस के लिए फ्रूटफुल ना हो। तो ओनर सोचता है कि यार ऐसी कुछ चीजें होंगी जो मेरे पीठ पीछे चल रही हैं, तो ये चीजें क्या हो जाएंगी? एज अ मॉरल चेक एम्प्लॉइज के ऊपर जाएंगी। ऐसा कुछ भी होगा तो मेरे को ऑडिट के दौरान पता चल जाएगा। ये एक तरह का एडवांटेजेस है, इट एक्ट्स एज अ मॉरल चेक ऑन एम्प्लॉइज। थर्ड इज ऑडिटेड स्टेटमेंट्स ऑफ अकाउंट्स आर हेल्पफुल इन सेटलिंग लाइबिलिटी फॉर टैक्सेस। ये मैंने आपको कल ही बोला था, अपन ऑडिट क्यों करवाते हैं? ऑडिट इसलिए करवा रहे हैं कि हम डिटरमाइन कर सके कि हमारे बिजनेस का ये रेवेन्यू था इस साल, ये एक्सपेंस था, ये प्रॉफिट था, इससे आगे चल के हमारी ये लाइबिलिटी आ सकती है। तो वो लाइबिलिटी को डिटरमाइन करने के लिए भी ऑडिट क्या करता है? हेल्प करता है, राइट? negotiating loans and determining the purchase consideration for the business. negotiating loans means बैंक के पास जाएंगे, वो आपसे आपके ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मांगेंगे। ऑफ कोर्स हमने डिस्कस करा। सेकंड मैम, ये परचेज कंसिडरेशन फॉर बिजनेस क्या होता है? सी, जब भी कोई ओनर, ठीक है, अपने बिजनेस को लिक्विडेट करने की बात कर रहा है, या कोई पर्टिकुलर पर्सन है जो एक बिजनेस के अंदर इन्वेस्ट करना चाहता है, उस बिजनेस को टेक ओवर करना चाहता है, तो अगर उस बिजनेस का उस बिजनेस के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का ऑडिट किया होगा तो आप उस बिजनेस की एक पर्टिकुलर वैल्यू, एक नॉमिनल, एक फेयर वैल्यू, ठीक है, आप डिटरमाइन कर पाएंगे, विच इज नथिंग बट परचेज कंसिडरेशन। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपकी लाइबिलिटी फॉर टैक्सेस को सेट करने में, पता करने में हेल्प करता है, लोन्स लेने में हेल्प करता है, बिजनेस के परचेज कंसिडरेशन को डिटरमाइन करने में हेल्प करता है। ठीक है, इट ऑल्सो हेल्प्स फॉर सेटिंग ट्रेड डिस्प्यूट फॉर हायर वेजेस और बोनस एज वेल एज क्लेम्स इन रिस्पेक्ट ऑफ डैमेज सफर्ड बाय प्रॉपर्टी, फायर और सम अदर कैलामिटी। सी, अगर आपका कोई बिजनेस है, ठीक है, सपोज किसी पर्टिकुलर बिल्डिंग के अंदर आपका बिजनेस है, वो बिल्डिंग कोलैप्स हो गई, ठीक है, अगर आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का ऑडिट किया होगा, ठीक है, तो आप एसरटेन कर पाएंगे कि ठीक है इतनी इतनी चीजें हैं, इस हिसाब से मुझे इन इन लोगों को पैसे देने हैं। तो कोई भी ट्रेड डिस्प्यूट्स होंगे ना, ऑडिट किया हुआ होगा तो ही, ठीक है, प्रॉपर लिखा पड़ी होगी तभी तो आप क्या कर पाएंगे? वो ट्रेड डिस्प्यूट्स सेटल कर पाएंगे, राइट? नेक्स्ट इज सेज एज एन ऑडिट कैन ऑल्सो हेल्प्स इन डिटेक्शन ऑफ वेस्टेज एंड लॉसेज। वेरी ट्रू, कोई भी लॉसेज या वेस्टेज को आप डिटेक्ट कर सकते हैं कि सपोज आपके बिजनेस में ये चीज हो रही है, ऑडिटर आपको हेल्प कर सकता है, गाइड कर सकता है कि यार ये चीज आप ऐसे नहीं ऐसे करें तो आपका नुकसान होने से बच सकता है। ठीक है, टू शो द डिफरेंट वेज बाय दीज माइट बी चेक, स्पेशली दोज दैट अकर ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ इनएडुकेसी ऑफ द इंटरनल चेक और इंटरनल कंट्रोल मेजर। मींस ऑडिटर आपको बता सकता है कि यार ये पर्टिकुलर इंटरनल कंट्रोल मींस आपके बिजनेस को जिस तरीके से हैंडल किया जा रहा है आप इस तरीके से नहीं इस तरीके से करेंगे तो शायद ऐसा हो सकता है कि आपको लॉसेस जो हो रहे हैं या नील के बराबर भी हो रहे हैं तो वो अब नहीं होंगे, राइट? नेक्स्ट इज सेज auditor ascertains whether the books of accounts and allied records have been properly kept and help the client in making good deficiencies or inadequacies in the रिस्पेक्ट। ठीक है, सिंपल सी चीज है, अगर ऑडिट
हम करवा रहे हैं तो ऑडिट अगर हो रही है तो हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स जितने भी हैं वो प्रॉपरली रिकॉर्ड उनका चल रहा है अच्छी तरीके से, वो प्रॉपरली मैनेज हो रहे हैं, मेंटेन हो रहे हैं, राइट. एज एन अप्रेजल फंक्शन ऑडिट रिव्यूज द एग्जिस्टेंस एंड operations of various controls in the organization and reports weaknesses. सिंपल सी चीज है, बार बार वही चीज कह रहा है कि अगर बिजनेस के अंदर कोई भी वीकनेस होगी तो वो क्या हो जाएगी, लाइमलाइट में आ जाएगी अगर ऑडिट होगी. अगर ऑडिट ही नहीं होगी तो आपको पता ही नहीं चलेगा आपके बिजनेस के अंदर क्या क्या चीजें हो रही हैं. ठीक है. अब ऑडिटेड अकाउंट्स आर ऑफ ग्रेट हेल्प एट द टाइम ऑफ सेटलमेंट्स ऑफ अकाउंट, एट द टाइम ऑफ एडमिशन और डेथ ऑफ अ पार्टनर. कोई पार्टनरशिप फर्म है, राइट, जब कोई पार्टनर आ रहा है और जब किसी पार्टनर कोई जा रहा है छोड़ के या उस पार्टनर की डेथ हो गई है और उसके अकाउंट्स को आपको सेटल करना है, ठीक है, तो आपके ऑडिटेड अकाउंट्स आपकी ग्रेट हेल्प करते हैं उस सेटलमेंट में. एंड लास्ट इज गवर्नमेंट में रिक्वायर ऑडिटेड एंड सर्टिफाइड स्टेटमेंट्स बिफोर इट गिव्स असिस्टेंस और इशूज अ लाइसेंस फॉर अ पर्टिकुलर ट्रेड. अभी आपने सुना होगा गवर्नमेंट बिजनेसेस को, बड़े बड़े कॉर्पोरेशंस को, मल्टीनेशनल्स को एड प्रोवाइड करवाती है. मैम एड क्या होता है, एड बोल दो, असिस्टेंस बोल दो, या हमारी नॉर्मल लैंग्वेज में ग्रांट्स बोल दो. अभी कोई भी गवर्नमेंट आपके बिजनेस के लिए आपको ग्रांट तभी देगी जब आपके बिजनेस की क्या करी हुई है, ऑडिट करी हुई है, अदरवाइज नहीं देगी. या आपको किसी पर्टिकुलर बिजनेस को रन करने के लिए गवर्नमेंट से लाइसेंस चाहिए, ठीक है, तो आपको गवर्नमेंट बोलेगी कि यार अगर आपके बिजनेस की ऑडिट नहीं हुई हुई है तो हम आपको ये लाइसेंस नहीं दे सकते. ठीक है. लाइसेंस इज व्हाट, परमिशन किसी भी पर्टिकुलर बिजनेस को करने के लिए. तो गवर्नमेंट कहेगी नहीं साहब हम आपको नहीं दे सकते. तो इसलिए दीज आर बेसिकली दी एडवांटेजेस जिसके लिए आपको ऑडिट करवानी होती है, राइट. अभी तक हमने क्या चीज कवर करी है, हमने देखा ऑडिट क्या होता है, देन हमने देखा ऑडिट के ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, स्कोप क्या होता है ऑडिट का, एस्पेक्ट्स क्या होते हैं ऑडिट के, कितने तरह की ऑडिट होती है मैम, एंड देन हमने देख लिया एडवांटेजेस क्या होते हैं मैम एक ऑडिट के. ठीक है साहब, यहां तक कोई डाउट किसी को, एनी डाउट, यहां तक कोई चीज समझ नहीं आ रही हो, कोई भी दिक्कत, कोई भी तकलीफ, कोई भी दर्द. I know this is a theory subject, ठीक है, at times it will get very monotonous, but don't worry. जैसे जैसे हम ऑडिट में आगे जाएंगे आप देखेंगे चीजें थोड़ी सी इजी, राइट. थोड़ा सा थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है, एक बार समझ लोगे, समझ लिया तो दिक्कत नहीं आएगी. अभी आई विल से कि ये पर्टिकुलर चैप्टर आपका 5 to 6 क्लासेस में जाएगा, बट जब हम इस चैप्टर को रिवाइज करेंगे तो वी विल रिवाइज इट इन, आई विल से कि नॉट मोर देन 1 hour, मैक्सिमम 1 hour ये आपका चैप्टर रिवाइज होगा, बिकॉज चीजों को हमने प्रॉपरली समझा है. हम हिंदी में क्यों बार बार एक चीज को समझते हैं कि वो चीज हमें समझ आ जाए मैम, देन एग्जाम में लिख तो लेंगे. आईसीआई हमें ये तो नहीं बोलता कि मॉड्यूल में या आईसीआई की बुक्स में जो चीज लिखी हुई है वो आपको एज इट इज एग्जाम में छाप के आनी है, नहीं, राइट. तो इसीलिए हम क्या कर रहे हैं, ये नोट्स यूज कर रहे हैं, इन नोट्स से हम चीजों को समझेंगे, ठीक है. देन हम क्वेश्चनर भी देखेंगे कि कैसे कैसे एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं. हम मैम एमसीक्यूज देखेंगे, यस हम एमसीक्यूज देखेंगे, ठीक है. यहां तक कोई डाउट किसी को, एनी डाउट गाइस, ठीक है. सो वील वाइंड अप फॉर द टुडेज सेशन. कल कंटिन्यू करते हैं इसके आगे लिमिटेशंस ऑफ ऑडिट. एक बार कल जो भी आज पढ़ा क्विकली रिवाइज करेंगे एंड देन वील मूव अहेड. थैंक यू सो मच गाइस, साइनिंग ऑफ फॉर द डे. थैंक यू.